Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निश्चित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निश्चित कुमार। At the stock market, Sensex gains 69 points, Nifty adds 25 points, rupee ends flat against the dollar. Wholesale price inflation rises to 11.39% in August, and 11 states achieve the target set by the Ministry of Finance for the capital expenditure in the first quarter of this fiscal. शेयर बाजार में सेंसेक्स 69 अंक बढ़ा, निफ्टी में 25 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई। रुपए में डॉलर के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं हुआ। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त में बढ़कर 11.39% पर पहुंची और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत खर्च के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को 11 राज्यों ने किया हासिल। शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.1% की वृद्धि से 69 अंक बढ़कर 58,247 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25 अंक बढ़कर 17,380 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां सेंसेक्स के मुकाबले कहीं अधिक मजबूती थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.1% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। At the stock market, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 69 points or 0.1% to end at 58,247 today. The Nifty at the National Stock Exchange added 25 points to 17,380. And in the broader market, the gains were more solid, with the BSE Mid-Cap Index climbing 1.1% and the Small Cap Index rising 0.6%. Among the sectoral indices, the Utilities Index was the leading gainer, climbing 1.6%. The Consumer Discretionary advanced 1.3%. The Auto Index added 1.2%. The Tech and the Consumer Durables indices rose 1% each. The Industrials Index gained 0.9%. The Capital Goods added 0.8%. The Power Index climbed 0.7%. The IT Index and the Oil and the Gas Index rose 0.6%. The Bankex and the Telecom Index gained 0.5% and the Realty Index also gained. और अब बाजार पर खास तौर से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। राजीव, आज जो हमने बाजार में मामूली तेजी देखी है, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उसने आउट परफॉर्म किया है। कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? क्या हम इसे एक स्टडी बुल रन मान सकते हैं? एक मोमेंटम रैली है आगे? क्या आपको प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं? सोनी, देखिए, हम तो स्टडी बुल रन में तो करीब ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से हैं। अगर आप कोविड की डिक्लाइन को अगर हटा दें और वो जो पूरा मार्च अप्रैल को हटा दें, तो एक्चुअली वी हैव बीन इन बुल रन फ्रॉम 2014। सो ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हमको, एक्सेप्ट माइनर बिप्स विच हैव कम बिकॉज वन और द अदर रीजन हम बुल रन में हैं। गिवन द फैक्ट कि लिक्विडिटी अभी भी हाई है और यूएस फेड जो कि मदर ऑफ ऑल फाइनेंस प्रोवाइडर है, वो अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि दे विल नॉट बी, अपनी जो मनी प्रिंटिंग मशीन है वो अभी इतना स्लो नहीं करेंगे। एंड सम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैव मेड इंडिया मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। गिवन दैट लाइट, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो कि आप आने वाले समय में भी बाजार जो है वो तेजी के साथ ही ट्रेड करेगा। बट वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि बुल मार्केट में भी करेक्शंस आती हैं, मे बी 5, 7, 10% की। अभी पिछले कुछ दिनों में 10% वाली करेक्शन भी नहीं आई है। सो थोड़ा सा बाजार ओवर वैल्यूड लग रहा है, बट इट्स वेरी लाइकली दैट हमको ये कुछ समय तो और हम इसी रुख में रहेगा बाजार। Rajiv, continuing, the broader markets, as in the mid-cap and the small caps, have significantly outperformed the large caps in the past 12 months or so. So they're more prone to tremors, and yet they have given that much more reasons for investors to smile now. So how do you see them panning out in the near future?
Well, see, out of the, I would say initially it was the large caps which did well. Small and mid cap joined the party pretty late in, April and March, and probably at the start of this financial year, because of the fact that the valuation differential between large cap and small cap had become extremely high. In fact, there was a correction after NBFC crisis in small and mid cap, which continued till pretty much start of 2021. I think that is an area where probably any amount of, even a small amount of either increase in oil, sharp increase in oil prices, or anything happening in the global currency market probably is going to send shock waves. And that is the place where one needs to be very cautious about the quality. See, what most of us, as a trader or investor don't realize is that when we look at small cap and mid cap, we are actually looking at index, but we are taking a decision about a non-index stock. So when you are making a decision about a non-index stock, you have to forget what is happening to index. You have to look at what's happening to that particular business, and whether that, small and mid cap companies are in a position to face the challenges, which, if there is any problem in the economy, either domestic or global, are they placed, do their balance sheet have that kind of strength? So while I am still hoping that, things at an index level might turn out to continue to be good, but in small and mid cap space, it's a very stock specific approach. Sectors, you'll have to first look at the sector, then look at the company, or the other way around is that you look at a business, you look at a company and see that if it has the strength to continue well operationally. Valuation wise, given the fact there's so much of liquidity, it automatically gets premium valuation. So it's a time to be cautious. It's not the time when, right now the situation is such that at the slightest possible hint, stock price tend to move up like 15%, 20%, because people are looking for any place to invest. So if you look at alternate space, real estate, of course, they say they are doing well, but we actually never know what the number, and you can't do a 5,000 rupees investment in a real estate except if you're going through the REITs. So gold is not doing well. So alternative जो है वो नहीं है, तो इसलिए I think you have to be there, but you have to be cautious. So अगर आप सेक्टर्स की बात करें, भी आपने सेक्टर्स मेंशन किया था, सेक्टोरली अगर हम इवैल्यूएट करें, सो एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कौन से 3 सेक्टर्स हैं जिनके आप प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे देखते हैं आने वाले महीनों में, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर चैलेंजेस ज्यादा हो सकते हैं? मेरे को लगता है कि आई विल टेक अ कॉन्ट्रेरियन व्यू. मेरे को लगता है मेटल में चैलेंजेस ज्यादा होंगे, क्योंकि मेटल प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो मोर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल इश्यूज बढ़े हैं. चाइना में एक स्टील का प्राइस अलग है, इंडिया में अलग है, यूएस में बिल्कुल अलग है तीनों. और ये आज से 2 साल पहले ऐसा नहीं होता था, इतना प्राइस डिफरेंशियल नहीं होता था, बिकॉज ग्लोबल ट्रेड वॉज गोइंग स्मूथली विदाउट के पोर्ट नहीं मिलेगा, कंटेनर नहीं मिलेगा, या उस वजह से, क्योंकि ग्लोबल डिमांड रियल डिमांड उतनी इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया. तो एक एरिया जो मेटल्स का है, वहां पे जो मेटल प्राइसेस है वो थोड़ा सा शायद कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी हद तक करेक्शन हो चुका है. एनपीए के जो कंसर्न थे, एमएसएमई, रिटेल वगैरह, वो सब काफी हद तक प्राइसिंग हो चुके हैं, कुछ अंडर परफॉर्मेंस हो चुके हैं. तो उसमें जो अच्छे और लार्ज प्लेयर हैं वो एक सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है. एंड सेकेंडली एक मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह, जहां पे चाइना +1 फैक्टर प्ले कर रहा है पीएलई, और उसको उसमें मदद कर रही है. वो एक एरिया है जहां पे आप अपने शेयर का चुनाव कर सकते हैं ऑन अ सेक्टोरल बेसिस. और सर्विसेज के बारे में आप क्या कहेंगे? जो पीएमआई के लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, अगस्त में 56 से ऊपर आया है, कंपेयर टू जुलाई 46. आपको लगता है कि अगर सर्विसेज में भी रिवाइवल मेंटेन रहता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा फॉर अ कंट्री जहां पे सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में मैक्सिमम है? देखिए, आप सर्विसेज कैसे डिफाइन करते हैं? वैसे तो हम आईटी सर्विसेज को भी सर्विसेज में डिफाइन करते हैं, तो दैट इज अनदर सेक्टर वेयर जो टेल विंड है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो कंपनी को 3 साल में काम करना था, डिजिटाइजेशन या क्लाउड पे जाना था या अपनी ऐप बनानी थी, उन सब ने डिसाइड कर लिया कि अभी हमें 5 साल नहीं, अभी अपने को अगले 6 महीने में ये काम करना ही है. तो एक वो क्षेत्र है. बट जो बाकी सर्विसेज हैं,
जैसे आप कहेंगे अगर आप टूरिज्म या इन सबको भी अगर सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं, वो थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे रिवाइवल आने में टाइम लगेगा। बट एज वी आर अ सर्विस इकोनॉमी, डिपेंड करता है कि कौन सा आप सब सेक्टर चुन रहे हैं सर्विसेज में to kind of play the stock market. Yeah, Rajiv. So given the circumstances and given the past few sessions, what advice, and especially when the market is overheated right at the moment, what advice, overall advice you would give to our investors, to our listeners? I mean, if you're investing, be sure that, from this level, if you see a correction, don't panic. If you're investing, please don't invest on the basis of rumors and all the crap which keeps on going in WhatsApp universities and all Telegram channels and the gyan which comes on the television channels. Mm-hmm. It's time to be, while there is, you have to invest your saving, and equity is one of the finest long-term investment, but be cautious and stick to companies or to businesses where you have some idea, or if you don't have an idea, you don't have time to spare to understand the market, please go through the mutual fund route. Stick to your SIP. जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका इस चर्चा के लिए और जो सलाह दी है आपने हमारे श्रोताओं को। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। हालांकि आज आने वाले अमेरिका के अगस्त के मुद्रास्फीति के आंकड़ों के इंतजार के बीच वॉल स्ट्रीट में कल वृद्धि दर्ज हुई। जापान का निक्केई 0.7% बढ़कर 31 वर्षों से अधिक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी 0.7% की बढ़त में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन चीन में वहां के सबसे ज्यादा ऋण वाले डेवलपर्स द्वारा क्रॉस डिफॉल्ट के खतरे की चेतावनी देने के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र में आई गिरावट के चलते चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.4% की गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.3%, फ्रांस का कैक 0.5% और जर्मनी का डैक्स 0.2% के नुकसान पर थे। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं सुषमा रामाचंद्रन, जो है सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। थैंक यू सोनू। सुषमा जी, हम आपसे अभी हमने एशियन मार्केट्स की स्टोरी पढ़ी, उसमें चीन के बाबत जो खबर आई है उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। पहले टेक सेक्टर में उनका रेगुलेटरी क्रैकडाउन हुआ, फिर एजुकेशन सेक्टर में हमने देखा जिसका हमने फायदा भारत के कंपनीज को भी आते हुए देखा। अब रियल एस्टेट में जो वहां सिचुएशन है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, चीन में अगर आप देखें पूरे विश्व भर में बाकी जो देश हैं वो कोविड से जूझ रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन चीन में ऐसी बात नहीं रहे। चीन पहला देश था जो कोविड से लड़कर वापस उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक गति जो थी, वृद्धि की गति जो थी, वो तेज हो गई और नॉर्मलसी के रास्ते पे आ गया था। अब इसके बाद ये जो हाल ही में जो तकलीफें हो रही हैं, ये चीन के अपने रेगुलेटरी जो इश्यूज हैं उसकी वजह से हैं। जैसे टैक्स के क्षेत्र में उन्होंने अपने जो टेक जायंट्स हैं, अलीबाबा वगैरह, उनके ऊपर काफी रोकें लगाई हैं और जैसे आपने कहा अब दूसरे क्षेत्र में भी आ गए हैं। तो ये इस वक्त चीन जो है, वी कैन से फॉर अ चेंज, ये जो इतने जो पाबंदियां लगा रहा है अपने देश में कई क्षेत्र में, और मेरे ख्याल ये इस वजह से है क्योंकि वहां पर जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ चल रहा था, वहां पर इतनी जल्दी तेजी के रुख से उनकी जो ग्रोथ चल रही थी, तो वहां पर कई क्षेत्र में उनकी ये जो रोक थी, ये जो रेगुलेटरी कंट्रोल थी, शायद जरूरी थी। तो इस वजह से रियल एस्टेट में भी, टेक क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्र में भी इस वक्त मेरे ख्याल में इनका ये टेम्पररी सेटबैक है चाइना के लिए। ये मैं नहीं समझती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म कुछ तकलीफ आ रही है चाइना में। ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व हो जाएंगी।
And talking of the domestic scenario, even as the wholesale price inflation has risen to 11.39% for August, the retail inflation has kind of eased to a month low of 5.30% in August, which is indeed a sign of relief. So do you see the central bank changing its accommodative stance, which it had up till now, anytime soon, despite various other headwinds at play? I think for the time being, the central bank is probably going to continue its accommodative stance. First, of course, the fact is that consumer price index, consumer retail inflation has come down, which is certainly welcome. It has come within the 2 to 4% band, which the RBI had set, above 4%. Yeah. Now, in the last 3 months, we had seen inflation going up, 5.7%, 6.7%. Now in August it has come down to 5.3%, and this is, a considerable measure of relief, largely due to food inflation. If you see fuel inflation, that is still very high at about 13%. So one really has to see what's going to happen. And of course, you talked about wholesale price inflation, that has gone up by 13%. But I would still imagine that the RBI would continue an accommodative stance for some time to come. And now moving on to the U.S. markets, on the Wall Street, energy stocks pushed the Dow Jones Index higher yesterday and kept the S&P 500 in the positive territory, with focus shifting to potential changes to corporate taxes and a clutch of data this week. But the Nasdaq was pulled lower by a drop in the major technology stocks, so the Dow Jones Industrial Average rose 262 points, or 0.8%, to end at 34,870. The S&P 500 gained 10 points to 4,469, but the Nasdaq Composite shed 10 points to 15,106. Sector-wise, the S&P Energy, the best performer, gaining 3%, as oil prices hit a one-week high on concerns over the U.S. supply. Oil majors also got a boost after the U.S. government agreed to sell crude oil from the country's emergency reserve to 8 companies, including Chevron Corp and ExxonMobil. Meanwhile, Goldman Sachs analysts are predicting that a hike in the U.S. domestic corporate tax rate to 25% and the passage of about half of a proposed increase to tax rates on foreign income would reduce the S&P 500 earnings by 5% in 2022. Well, Sushma, the news percolating of the United States hiking the corporate tax to 25% is certainly a bit perplexing when the general perception is to have a moderate corporate tax regime to incentivize the industry, you know that. So how do you see this impacting the domestic corporate tax regime in the coming times? I think what is happening in the U.S. is, of course, the tussle between the two major parties there, Republican and the Democrats. The Republicans are always in favor of a low-tax regime. Democrats are always in favor of greater taxation. The Democrats have been talking about the need to tax the rich in a much deeper way, and in fact, people like Warren Buffett has actually supported this kind of an approach. Right now, of course, just recently, the new President Joe Biden has launched this very massive infrastructure program, and they must be thinking in terms of ways to finance this program, and the increase into corporate tax would be a way to do so. Whether, of course, this passes the Congress, the U.S. Congress, that still has to be seen. So this is likely to be a proposal, but whether it will go through, one has to see. Mm-hmm. लौटते हैं भारतीय परिवेश में। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 11.39% हो गई। मुद्रास्फीति में ये वृद्धि गैर खाद्य वस्तुओं और खनिज तेलों के मूल्य बढ़ने से आई। 2 महीनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति में अगस्त के दौरान फिर बढ़त दर्ज हुई और ये लगातार 5वें महीने दहाई के आंकड़े में बनी रही। ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की कीमतों में वार्षिक आधार पर अगस्त में 26.09% का उछाल आया। विनिर्मित उत्पादों के मूल्य इस दौरान 11.39% बढ़ गए। हालांकि खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य अगस्त में 3.43% की दर से बढ़े, जो पहले के मुकाबले धीमी गति है। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सुषमा जी कि आपको उम्मीद है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के घटी हुई दरें आई हैं अगस्त
जिसमें 5.3%, उसको देखते हुए आपको उम्मीद है कि आरबीआई की अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जारी रहेगी, लेकिन ये जो डिफरेंस है हम डब्ल्यूपीआई में बढ़त देख रहे हैं, आपको लगता है कि जो सप्लाई साइड के जो चैलेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डब्ल्यूपीआई में, और क्या आगे चलकर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है? डेफिनेटली ये सप्लाई साइड की तकलीफें हैं, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हुई हैं पिछले 6 महीने में, या समझ लीजिए 4 महीने में, जब से ये सेकंड कोविड वेव आया है उसका काफी असर पड़ा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले कहा कि जो फूड प्रोडक्ट्स की अभी भी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं वो कम हुई है, और जैसे आपने अभी गिनाया कि ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में फ्यूल के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। फ्यूल के इसकी सबसे ज्यादा जो हमें डर होना चाहिए वो फ्यूल के बारे में, तेल के बारे में, क्योंकि तेल के दाम, अभी आपने तेल के बारे में भी एक खबर बताई कि तेल के दाम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं, और हमारे देश में भी हम काफी इसके ऊपर टैक्सेशन है, तो इसका जो असर है, इसका जो पास थ्रू इफेक्ट है फ्यूल प्राइसेस का, उसका असर इन्फ्लेशन के ऊपर काफी होगा आगे वाले दिनों में। और ब्रीफली आपको लगता है कि जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि जीएसटी के दायरे में शायद लाया जा सकता है फ्यूल और फ्यूल प्रोडक्ट्स को, इसकी कितनी संभावना आपको दिखाई देती है, और उसका क्या असर प्राइसेस पर थोड़ा सा डाउनवर्ड पड़ेगा? देखिए, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले आए जीएसटी में, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर सहमति होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल में, और सारी स्टेट्स को इसके बारे में ये कंसेंसस से ही ये ऐसे जो विषय हैं इनके ऊपर डिसीजंस तय होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से होगा, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे तेल के दामों के ऊपर काफी टैक्सेशन है, वो सेंट्रल तौर पे ज्यादा इतना पे भी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के तौर पे भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं चाहेंगी कि उनका जो रेवेन्यू है कम हो जाए। तो ये अब आगे वाले दिनों में देखना है, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं होगा, लेकिन मुश्किल होगा। Well, moving on to our next story, the Reserve Bank of India and the Monetary Authority of Singapore have announced a project to link the respective fast payment systems, Unified Payments Interface UPI and PayNow. The linkage is targeted for operationalization by July 2022. According to an RBI press statement, the UPI PayNow linkage will enable users of each of the two fast payment systems to make instant, low-cost fund transfers on a reciprocal basis without a need to get onboarded onto the other payment system. It said the UPI PayNow linkage is a significant milestone in the development of infrastructure for cross-border payments between India and Singapore, and closely aligns with the G20's financial inclusion priorities of driving faster, cheaper and more transparent cross-border payments. Sushma, talking of this project, of the RBI Singapore project, the UPI transactions have, in fact, no doubt revolutionized the payment ecosystem in India, but yet certain glitches remain, as we know. So how do you see this RBI Singapore linking playing up, especially if we talk of the robust trade regime between the two Asian economic giants? Well, the financial services transactions between India and Singapore are extremely high. I think the estimate is about $1 billion annually. So if we are to introduce this kind of reciprocity that we can use, they have a system also called PayNow. Mm-hmm. So UPI is going to be linked with PayNow, and we should be able to make payments directly to Singapore. And we also have to remember that Singapore is not just Singapore that is making investments into India or vice versa. Many countries are based in Singapore and make their investments into India. Many corporates make their headquarters in Singapore and operate in India from there. So there's a very huge kind of a financial relationship between the two countries. Mm-hmm. And I think, as I said in the earlier program, that if we it is the first step for UPI on the global stage. It's a platform that has been lauded all over the world, this UPI platform. Gee. And if we are able to enter into this kind of a relationship with Singapore, we should be able to start doing it with other countries as well.
अब चलते हैं अगली खबर की ओर। 11 राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड। वित्त मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रोत्साहन के तौर पर इन राज्यों को 15,721 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी है। अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों से राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एक पीरियोडिक रिव्यू है, क्वार्टरली रिव्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्टेट्स द्वारा इंक्रीमेंटल बोरोइंग के लिए एक एलिजिबिलिटी इस्टेब्लिश करने की, ये जो सिस्टम है ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसकी बात बार बार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। हाँ, बिल्कुल। ये जो इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर के जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट इसके ऊपर अप्रूवल देता है वो बहुत जरूरी है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी बाहर जाके अपने एक तो वो बाहर से लोन भी ले सकते हैं, अपना जो लिमिट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट की फाइनेंशियल रिलेशनशिप, ये मेरे ख्याल बहुत ही इसका माने इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और इसका रिव्यू जो हो रहा है, जैसे आपने बताया, ये जरूरी है हर साल, स्पेशली इस साल और पिछले साल, क्योंकि जो रिसोर्सेज की जो कमी आ रही है उसमें सेंटर की भी तकलीफें हैं और स्टेट्स की भी तकलीफें हैं, और इनमें कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए। और ये रिव्यू के साथ मेरे ख्याल में सेंटर और स्टेट्स का फाइनेंशियल कोऑपरेशन ज्यादा हो जाता है। And moving on to the next story, global crude oil prices hit a 6-week high today as another hurricane threatened to bring heavy rain to Texas and parts of Louisiana that were still recovering from the Ida, and the International Energy Agency forecast a big demand rebound for the rest of the year. So Brent crude futures rose 50 cents to trade at $74.01 a barrel, and the US crude futures gained 43 cents to $70.88 a barrel. Briefly, Sushma, how do you see this playing out in the short term? Well, we have to remember that the crude from the Gulf of Mexico, which has been affected, is 17% of American output, so it's not so large. But it still has an impact on global prices, and global prices have hardened. But this is not the only reason. There are other reasons, such as the increase in global demand, as well as the fact that Iran crude has not yet come into the market. But yes, this has definitely impacted prices in the short run. They have hardened. And this is, of course, not very good news for India, because we import 80% of our needs, and it will make crude oil more expensive for us. आइए अब चलते हैं सोने की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 36 रुपए की गिरावट से 45,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि चांदी 73 रुपए की बढ़त से 61,911 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,788 प्रति आउंस पर था। चांदी बिना किसी खास बदलाव के $23.68 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली आपको क्या लगता है, सोने का ट्रेंड क्या रहेगा नियर फ्यूचर में? सोने का ट्रेंड मेरे ख्याल नीचे ही जाएगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन पूरे देश भर में, विश्व भर में एक्सटेंड होंगे। तो ये जो इमरजेंसी की जो स्थिति है, जिसमें गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट बन जाता है, वो स्थिति बदल रही है। तो मेरे ख्याल में नीचे ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex gains 69 points, Nifty adds 25 points, rupee ends flat against the dollar. Wholesale price inflation rises to 11.39% in August, and 11 states achieve the target set by the Ministry of Finance for capital expenditure in the first quarter of this fiscal. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team of Market Mantra, it's goodbye for now. Market Mantra.